नमस्कार साथियों, नमस्कार संजीत जी, स्वागत है आपका सनातन संवाद फॉर सस्टेनेबल लाइफ में। नमस्कार तो सर ईशान जी, आज हाँ हम जी सर। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और बहुत खुशी है कि आज आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल पाए। आपका वेंचर कैपिटल आपको खूब बिजी रखता है। इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज में आपको काफी सारे देखने पड़ते हैं, काफी सारे लोगों से मिलना पड़ता है और आपकी नेटवर्किंग करनी पड़ती है। तो वो उन कामों में आप खूब बिजी रहे हो पिछले दिनों में। तो आज कई दिनों के बाद हम लगभग लगभग 2 हफ्ते के बाद अपना ये शायद एक वीडियो आज रिकॉर्ड करेंगे और इसके बारे में इसमें हम कई सारी जानकारियां अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम अपना यहाँ पे कुछ रोल रिवर्सल कर रहे हैं। इस वजह से कि पिछले दिनों ईशान जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव में होके आए हैं, जो जिसका नाम था इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024, और जो कि टाइम्स नाउ के द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया था नई दिल्ली में। और उसमें ईशान जी वहां पे होके, वहां पे बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई थी। उसमें से 2-3 विषय ऐसे हैं जो हम लोगों की सस्टेनेबल लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। और आगे हम सबकी जिंदगी थोड़ी आसान हो पाए, थोड़ी बेटर हो पाए। और जैसे कि आजकल देखा गया है कि बहुत सारा पोल्यूशन हमारे चारों तरफ रहता है। हम पोल्यूशन से, स्पेशली जो बड़े शहरों में रहते हैं, वो पोल्यूशन से परेशान रहते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बहुत सारा जीने जीने के तरीके में फर्क आ जाता है। बहुत सारी तकलीफें होती हैं और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगती है उस वजह से। जैसे दिल्ली के अंदर देखा जाता है कि कई सारी गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है दिल्ली में चलने से, या दिल्ली के आसपास के एरिया, एनसीआर रीजन में चलने से। ऐसे ही कुछ बड़े शहरों में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है दूसरे शहरों में, जहाँ पे कि लोग अपनी आम जिंदगी को एक आसान तरीके से नहीं जी पाते हैं। उनको बहुत बहुत तकलीफ होती है उसको उसका मैनेज करने में। तो इस कॉन्क्लेव में बहुत सारी चीजों का जवाब देने की कोशिश करी गई है, जब कई सारे मिनिस्टर्स के साथ में बातचीत करी गई वहां पे। और उसमें से एक मिनिस्टर जो काफी प्रमुख रहे वो नितिन गडकरी रहे, जिन्होंने इसके बारे में काफी चर्चा करी। तो मैं सबसे पहले ईशान जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस कॉन्क्लेव में आपने हिस्सा लिया तो उसमें कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? थैंक यू संजीत जी सवाल के लिए। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी लाजवाब था, काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों से मिला हुआ वहाँ पे, और जो इंटरव्यू लिए गए थे वो इस समय यूट्यूब के टाइम्स ग्रुप के चैनल्स पे लाइव भी होंगे। रेफरेंस के लिए लोग वहाँ पे देख भी सकते हैं, हमारे जो जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। वहाँ पे नॉट ओनली मतलब मिनिस्टर्स, कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी आए थे, और काफ़ी अच्छे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए थे। मतलब एंटरप्रेन्योर्स में रितेश अग्रवाल जी जो ओयो ओयो के हैं, और सेलिब्रिटीज़ में कार्तिक आर्यन जी, श्रद्धा कपूर जी, और इस तरह के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी आए थे, विक्रांत मासी जी। और बहुत अमेजिंग था। कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस भी हुई, कुछ डेवलपमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे गए लोगों से। तो हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, खासकर हम आम जनता, ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस भी शायद यही था कि आम जनता को भी कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, खासकर नॉर्थ इंडियंस को, जो हम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के और नॉर्थर्न रीजन में तो पॉल्यूशन की मार बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए। प्लस एज़ अ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी चीज़ पे वर्क कर रही है, तो हमें भी एक लेवल पे रिसर्च करना चाहिए कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं। तो जैसे उसमें बायोफ्यूल्स पे बहुत बड़ा एम्फेसाइज़ दिया गया था। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स तो ऑब्वियसली गडकरी जी का तो वो काफ़ी मतलब दुनिया भर में देखा जा रहा है वो वक़्त तो। अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हो चुका है आज की डेट में हमारा। और जो दिल्ली टू मुंबई जो रोड ट्रैवल टाइम है वो भी कम किया जा रहा है एक्सप्रेसवेज़ क्रिएट करके। नॉट ओनली दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू देहरादून, और बहुत सारे मल्टीपल एक्सप्रेसवेज़ क्रिएट करे जा रहे हैं आज की डेट में, जिससे हमारा ट्रैवल टाइम कम हो। तो जी सर। ईशान जी, मैं एक विषय जो कि अभी शुरुआत में जैसे जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पोल्यूशन से, कि जैसे नॉर्थ इंडिया में आप बता देंगे हम लोग पोल्यूशन से ग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो एथेनॉल एथेनॉल को एज अ बायोफ्यूल प्रमोट करने की बात करी गई है इस कॉन्क्लेव में। तो उसके बारे में थोड़ा सा उसमें रोशनी डाली कि एथेनॉल फ्यूल जो कौन से मक्के से बनेगा, उससे हमारे किसानों को कैसे फायदा होगा, उससे हमारे पोल्यूशन लेवल्स कैसे कम होंगे, और किसानों की जो इनकम है उसमें कैसे फर्क पड़ेगा, उनकी जीडीपी ग्रोथ में कैसे फर्क पड़ेगा।
और क्या क्या जो गाड़ियां आने वाले दिनों में है, क्या वो इस एथेनॉल फ्यूल के पे चलेंगी, या ऑलरेडी जो पहले डीजल पेट्रोल में बनी है वैसे चलेंगी? उससे पोल्यूशन में किस तरीके से कमी आएगी? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए प्लीज आप। सर जी, मतलब वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों से जो सवाल-जवाब हुए, मेरा ही पर्सनली मिलना हुआ, प्लस वहाँ के जो एंकर्स थे, उन्होंने जो पब्लिकली क्वेश्चन पूछे, तो उसके ना मेजर इनपुट तो यही आया कि एक तो ग्रीन फ्यूल पे बहुत बड़ा वर्क हो रहा है, और बायो मिथेनॉल, बेसिकली बायो मिथेनॉल इज़ अ की कंपोनेंट जिससे बहुत बड़ा वर्क हो रहा है। जैसे आपने अपने सवाल में ही पूछा कि मक्की से, जी हाँ, वो मक्की से बन रही है। और क्योंकि वो मक्की से बन रही है, तो किसानों को बेसिकली उसका फ़ोकस ही किसानों पे दिया गया है। मक्की से जो बायो इथेनॉल क्रिएट किया गया उसका रिगार्डिंग। उसका बेसिकली उसका मेन क्रक्स ये है कि बायो मिथेनॉल से किसान को सपोर्ट, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको डिपेंडेंट करने की कोशिश की जा रही है, पेट्रोल और डीज़ल कंज़म्पशन कम करके। इससे क्या हो रहा है कि एक तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो रहे हैं। इनका जो मतलब बेसिकली इसका हमारे एनवायरनमेंट पे इतना मेजर डैमेज नहीं है, जो हमारा पेट्रोल और डीज़ल फ्यूल के कंज़म्पशन के बाद होता है। दूसरा ये, क्योंकि बायो मिथेनॉल जो हमारा बन रहा है, वो मक्के से बन रहा है, तो वो जो हमारे खेती, कुछ किसानों की जो मतलब ढंग से, एक तरीके ढंग से कल्टीवेट नहीं हो पाती, जो खराब हो जाती है, तो वो रीयूज़ हो सकती है यहाँ पे। इनफैक्ट परालीज़ भी बन सक प प परालीज़ जो हमारे जो चावलों की होती है, जो मतलब लाखों टन के हिसाब से जलाई जाती है नॉर्थ इंडिया में, उसके ऊपर भी वर्क चल रहा है। मतलब कुछ 400 प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर चालू हैं, जो कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर उनका नतीजा दिखना शुरू होगा, और पॉल्यूशन के अंदर बड़ी गिरावट आएगी, और उसके बजट वगैरह भी बढ़ाए गए हैं। और रहा सवाल आपके कि किसानों की आमदनी कैसे बड़ी होगी, तो जैसे कि वो अगर वो अपने खेतों की मतलब कल्टीवेशन में, जैसे जो हम अपनी मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो पेट्रोल कंज़म्पशन काफ़ी हाई करते हैं। जनरेटर्स हो गए या डीज़ल जनरेटर्स हो गए, तो उ उ उन तेरी उनकी बजाय वो बायोमिथेनॉल बेस्ड मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पॉल्यूशन कम होए। सेकंडली ये है कि बायोमिथेनॉल की जो कॉस्ट है, वो कंपैरेटिवली पेट्रोल से मतलब काफ़ी कम है। मतलब बेसिकली 25% ऑफ पेट्रोलियम कॉस्ट ही रह जाती है बायोफ्यूल की। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि किसान की जो है वो सेविंग बढ़ेगी। जहाँ किसान की सेविंग बढ़ेगी, वहाँ उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी खेतों के अंदर, उसका रीयूजेबिलिटी बढ़ेगा। जो हमारे मतलब म रेसिडुअल्स ऑफ कल्टीवेशन है, उन उनसे उनको ही रीयूज़ करके फ्यूल बनाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत हाई लेवल पे की जा रही है। इस समय 44 प्रोजेक्ट्स लाइव हैं पानीपत के अंदर, और बेसिकली और 400 प्रोजेक्ट सैंक्शन करे गए हैं, जिससे ये जो लाखों टन जो पराली जल रही है वो भी कम हुए, और बायोमिथेनॉल का यूज़ करके जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश है, वो एक अलग फैक्टर है। जो इसका जीडीपी में सीधा-सीधा ये होगा कि आज की डेट में किसानों का हमारे इंडियन जीडीपी में हिस्सा कुल 14% है, और हमारे यूनियन मिनिस्टर जी ने कमिटमेंट दिया है कि वो बढ़ा के 21% किया जाएगा। 21% हो जाएगा अगर हम बायोमिथेनॉल का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम और डीज़ल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये भी हुआ ईशान जी की आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को एक नए टाइप के फ्यूल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स सेटअप करने का मौका मिलेगा, नए बिजनेसेस करने का मौका मिलेगा, पूरे इकोसिस्टम को बनाने का मौका मिलेगा, नई तरह के हुँ, व्हीकल्स को डिजाइन करने का मौका मिलेगा। पराली जो लाखों टनों के हिसाब से बता रहे हैं जलती है, उसमें उसका उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, धुआं होता है, उससे हमें बचाव, उस वो कम हो जाएगा, उस वो हमें लगभग लगभग जैसे कि अगले 2 साल में ना के बराबर हो रह जाएगी। और उससे जो फ्यूल्स जो बनेंगे, जैसे कि बायो एविएशन फ्यूल भी बनेगा या बायो सीएनजी फ्यूल भी बनेगा, तो टोटल हमारी कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल जो है वो इन फ्यूल्स को यूज करना शुरू कर देंगी। तो हम लोगों पे एक तो किसान को जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की वजह से उनकी इनकम्स बढ़ जाएगी, उनकी जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में उनका शेयर बढ़ जाएगा, और हुँ, साथ ही साथ नए नए रोजगार पैदा होंगे, नए इकोसिस्टम पैदा होगा, जिस जहां से भी नए लोगों को इसके जो जो लोग स्टार्टअप के तौर पे इसको एज अ अपना अगला वेंचर बनाना चाहते हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, और इसके अंदर अपने अपनी जिंदगियों में एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आज आगे आ सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं।
तो नई सोच ला सकते हैं, वो यहाँ से कमाने का उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो अगर मैं बिल्कुल गलत सर, कह रहा हूँ तो बहुत मुझे अच्छा मौका है। मुझे चेक कीजिएगा ईशान जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मौका है कि नॉट ओनली कि मतलब उनको एक नई अपॉर्च्युनिटी है, प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। 65,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जो अगले बेसिकली 5 सालों के लिए एक तरीके से इस सेक्टर के अंदर बहुत हाई लेवल पे वर्क किया जाएगा। जिसका बहुत बड़ा जो रिज़ल्ट है वो अगले 2 सालों में ही आ जाएगा। ईशान जी, देखा गया है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स सबसे ज्यादा रहे हैं ट्रेडिशनली, अगर देखा जाए, जिसमें यूपी का नाम सबसे ऊपर रहता है, महाराष्ट्र रहता है, तमिलनाडु है। ये स्टेट्स में अगर इन इन इस टाइप के जो मक्के की पैदावार बढ़ाई जाए, यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सपोर्ट दिया जाए यहाँ पे अगर उन स्टेट्स के द्वारा, तो यहाँ के किसानों की इनकम ना केवल बढ़ेगी, बट वहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स को भी नीचे लाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मतलब नॉट ओनली कि हमें भी अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो ये हमें भी एक तरीके एक सॉर्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फैलाएं, अवेयर करें इस सेक्टर के ऊपर, लोगों का ध्यान जाए, थोड़ी अपनी रिसर्च करें और ये प्रैक्टिसेस को अपने मतलब एग्रीकल्चर में या अपने बिजनेसेस में जो नॉर्मल डे टू डे में कर रहे हैं। क्योंकि जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो अभी ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट जो ज़्यादा है, वो तो जब तक पैरेलल फ्यूल नहीं आएगा तब तक तो उस पे वर्क नहीं हो सकता। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अंदर पैरेलल फ्यूल आया है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि हम उसके ऊपर वर्कआउट करके और ये जो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है इससे हम एक तरीके से निजात पा सकें। नॉट ओनली कम कर सकें, इनफैक्ट निजात ही पा लें। मुझे मेरा मेरा मानना ऐसा है, अगर अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा ईशान जी। मेरा मानना है कि जो बायोफ्यूल्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एथेनॉल हो गया या बायो सीएनजी हो गया, जो कि मक्का से या हुँ। पराली से बनेगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है या उनका प्लांट लगाने का जो खर्चा है, वो ग्रीन हाइड्रोजन के मुकाबले काफी कम रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, मेरे को लगता है ऐसा है कि ग्रीन हाइड्रोजन से पहले आके कंट्री के अंदर अपना को स्टैब्लिश करने में कामयाब होगा। ये बिल्कुल इस्टैब्लिश करने में कामयाब होगा। इनफैक्ट ग्रीन हाइड्रोजन पे तो अभी रिसर्च चल रही है और ये बायो इथेनॉल का हमारा वर्क ही चालू हो चुका है इनफैक्ट। पानीपत में ये इस पे वर्क चल रहे हैं। पानीपत में शायद 44 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जिससे नॉट ओनली कि हमारा मतलब बायो इथेनॉल, बायो सीएनजी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पराली को ना जलाकर। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनका नतीजा पॉजिटिव है और हम जो आम जनता है, जो हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, हमें पॉल्यूशन नाम के शैतान से हमें आज़ादी मिल सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ईशान जी। मेरे को एक और खबर मिली थी, जिसके बारे में आप इसके बारे में कुछ आगे रोशनी डाल सकते हैं कि लगभग कुछ केबल कार्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जो दिल्ली से मानेसर तक ये उस एरिया में देखा जाता है कि जो ये केबल कार हवा में मतलब एक ऊपर लटक के चलेगी वहां पे। लगभग 300 साढ़े 300 शायद केबल कार लाने की बात कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हाँ जी, हाँ इसके जी बारे सर। में सर्वे होना शुरू हो गया, इस बारे बात करनी शुरू कर दी है। तो क्या इन इस सर्वे का पे कार्स बात के करनी लाने की वजह से? हाँ जी। हाँ जी सर, इस पे नॉट ओनली बात करनी, इस प्रोजेक्ट को एटलीस्ट फाइनल ही कर चुके हैं कि दिल्ली के अंदर अ, इसका मेन कुछ पॉइंट्स हैं इसके इंटरेस्टिंग कि दिल्ली के जो डीजल बसेस हैं, वो टोटली बिल्कुल बंद करनी है आने वाले 5 सालों के अंदर। और इन 5 जी। सालों के अंदर उसको उन डीजल बसेस को रिप्लेस करके ये जो दिल्ली टू मानेसर ये शुरुआत किया जाएगा, धौलाकुआं टू मानेसर। और ये बेसिकली जयपुर हाईवे पे प्रोबेबली अ, ये सक्सेसफुल जाता है तो पहली इसके जो नेक्स्ट स्टेज होगा दिल्ली टू जयपुर में ही होगा। ये केबल कार्स की बजाय ये फ्लाइंग बसेस भी इनका नाम दिया गया है कि ये रोड एक तो रोड के अंदर ट्रैफिक कंजक्शन कम करेगा। दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा। तो ऑब्वियसली इनका जो अ, कार्बन एक्सक्रीशन है और जो पॉल्यूशन एक्सक्रीशन है, वो भी खत्म हो जाएगा। ए, ईशान जी, ये तो बहुत बढ़िया खबर है, जिसमें पोल्यूशन के इंगेज अब लगता है कि गवर्नमेंट ने एक जंग छेड़ दी है। और क्योंकि चारों तरफ लोग परेशान होते नजर आते हैं पोल्यूशन से, रोज दिन, और उन सेहत भी खराब होती है, और उनके कई सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगती हैं। तो गवर्नमेंट अगर इन इन प्रोजेक्ट्स का वार फंडिंग्स पे अगर इस पे कुछ काम कर रही है, तो आने वाले दिनों में उसके सोल्यूशंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरा सहायक बनेगी। और इस टाइप की चीजों को लागू करके हम लोगों की जिंदगियों में थोड़ा सा फर्क आएगा।
एक और चीज़ है ईशान जी, जिसके बारे में मेरे में चर्चा हुई थी, जिसको हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं। डिजिटल गोल्ड के ऊपर भी बताया गया कि उसको भी लॉन्च करा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज़। जी सर, डिजिटल डिजिटल गोल्ड भी लॉन्च किया जा रहा है। ये बेसिकली जो हमारे गोल्ड्स के हैं, उसके रिगार्डिंग एक डिजिटल डॉक्यूमेंट हमारा ब्लॉकचेन्स पे क्रिएट होगा, जो हमारे एक तरीके वैल्यू को, जो गोल्ड की वैल्यू आज की डेट में बहुत वोलेटाइल भी है एक तरीके, उसको मैनेज करने के लिए भी काफ़ी हद तक काम आएगा, और प्लस एक एक हमारा मतलब एक टोकनाइज़्ड फॉर्म में हमारा रियल एसेट भी एक हमारे पास होगा। बजाए गोल्ड अगर हम फिज़िकली नहीं अपने घरों में रख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर हम ओरिजिनल गोल्ड की वैल्यू अपने जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतनी उसी एक डिजिटल करेंसी के फॉर्म में हम अपने पास रख सकते हैं। इसका एक मेजर फैक्टर ये रहेगा, प्लस ये है कि इकोनॉमिक ट्रेड्स वगैरह में जैसे कि देखा है ट्रम्प जी के आने के बाद भी और ग्लोबली भी काफ़ी बड़े लेवल पे एक मतलब वर्क हो रहा है, जिसमें मेजर एजेंडा ये है कि गोल्ड को वापस से ही इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर प्रमोट किया जा रहा है यूज़ करने के लिए, और नॉट ओनली गोल्ड, गोल्ड नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये वर्चुअल गोल्ड ही होने वाला है। उस रिगार्डिंग भी काफ़ी बड़े लेवल पे वर्क किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। तो इसमें हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर ही अगर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया जाएगा और इसको ब्लॉकचेन के साथ भी इसको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हुँ, इंडिया के अंदर जी बाहर से सर। भी बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आने की उम्मीद है। जी सर, उम्मीद तो है, बाकी उम्मीद पे ही दुनिया काम है, बाकी हम समय पे हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारी उम्मीदें पूरी हों। लेकिन हाँ, वर्क पॉज़िटिव साइड पे है, उस वजह से हमारी उम्मीदें और होप्स दोनों बहुत आए हैं। उम्मीदें या होप्स बहुत आए हैं, दोनों कुछ-सी लैंग्वेज का ही अंतर है, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ कुछ बजटरी एलोकेशंस बढ़ाने की बात कर रही थी साइंटिफिक लेवल पे साइंटिस्ट के लिए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि कुछ हाँ नई जी सर, चीज़ें वो और स्पेस प्रोग्राम रिसर्च के हो अंदर जाए। जो स्पेस जी सर, स्पेस प्रोग्राम के अंदर जो अभी तक $4 बिलियन का हमारा बजट था, वो $4 बिलियन से बढ़ा के 60 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो ग्लोबल बजट है वो टोटल 450 बिलियन डॉलर्स का था स्पेस सेक्टर का, उसमें से इंडिया का सिर्फ $4 बिलियन ही था। तो अब बढ़ा के जो इंडिया के इतने सक्सेसफुल स्पेस मिशंस वगैरह भी हुए हैं, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए ये बजट बढ़ा के $60 बिलियन तक का कर दिया गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 बिलियन के अराउंड का ये कर दिया गया है, और हम आने हमें वाले टाइमों में ये और बढ़ेगा ये। आने वाले समय में ईशान और जी, हमें बढ़ेगा, हमें आने वाले जानकारी टाइम है पे। कि ईशान जी, हमें जानकारी है कि इंडिया चाहता है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजे। तो अगर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है, स्पेस स्टेशन बनाना है, और अगर हो सकता है कि मून पे भी भेजने की आने वाले दिनों में बात करें या कि स्पेस ट्रैवल की बात करें, तो उसके अंदर बजटरी एलोकेशन तो चाहिए। वो एग्जिस्टिंग बजट से उसका काम नहीं हो सकता, उससे कम से कम 10 टाइम बड़ा बजट चाहिए होगा उस टाइप का, अगर इंडिया अचीवमेंट करना चाहता है। तो शायद उसी वजह से अगर आप जो चीज़ बता रहे हैं कि ऑलरेडी उसको 10 टाइम बड़ा बजट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेशन ऑलरेडी कर दी है। तो ये बहुत ही मतलब एक बढ़िया खबर है, जिसकी वजह से हम लोग इसके अंदर एडवांसमेंट कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल सर, वो एडवांसमेंट कर सकते हैं, बजाय मतलब हर चीज़ एक साथ तो नहीं हो सकती, कुछ-कुछ कदम रख के ही चला जा सकता है, तो ये शायद बजट बढ़ाना सिर्फ़ उसी का ही है कि $4 बिलियन से 60 करके एक अगला कदम रखा गया है, ताकि इस सेक्टर के अंदर और अच्छे से वर्क हो पाए। लेकिन हाँ, आगे बजट और बढ़ेगा आने वाले समय में। ठीक है शान जी, आज की चर्चा हम यहीं तक सीमित रखते हैं, और इसी इसी से मिलते-जुलते विषय हम सस्टेनेबल लाइफ पे कि इंडिया के अंदर जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो पोल्यूशन को कम करने में या स्पेस में अपनी धाक बनाने के लिए, ताकि आगे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों की जिंदगियों के अंदर कुछ सुधार ला सके, थोड़ी आसानी से जिंदगी जी जा सके, उसके लिए सस्टेनेबल लाइफ पे और चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।